This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज बहुत ही गम का दिन है और बहुत ही दिल उदास है और ये शेयर मार्केट पे बात करने को तो दिल नहीं चाहता, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन, इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है. कल की ट्रेजिडी नहायत ही अफसोसनाक, बहुत ही गमनाक. और कल मैं भी, बच्चों की आखिरी दिनों की छुट्टियां हैं तो हम भी 2-3 दिन से पार्क वार्क के चक्कर लगा रहे थे और हमें कल ऐसा खौफ हुआ कि खुदा न खास्ता हम जहाँ थे ऐसा वहाँ हो जाता तो क्या होता. अल्लाह लाहौर में जो लोग शहीद हुए हैं उनको जन्नत नसीब करे, ख़ास तौर से उन बच्चों को जो गए थे खुशी मनाने, उनके साथ ये हो गया. साथ ही साथ जो कराची में प्रेस क्लब के पे जाके अटैक किया गया और जो बदतमीज़ी की गई इस्लामाबाद में, उस पर भी बहुत कौम नाराज़ और शदीद गम में है. और इस तरह से लॉ को हाथ पे लेना जो है बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है. ये जो लोग ये कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. एंड द रूल ऑफ लॉ शुड बी इस्टेब्लिश. पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर लुकिंग एट अस. उनके पर बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए. अब तो हमारी मईशत उठना शुरू हुई है और अब जो है हम बेहतरी के दावे करने लगे और इस दौरान ये हो जाना नहायत ही अफसोसनाक है, मार्केट के लिए भी, कौम के लिए भी. और इस पे खुशी की बात यह है कि आर्मी चीफ अगेन, ही इज़ द गाय हु डिसाइड्स, हु टेक्स एक्शन. जब पेशावर में बच्चों को मारा गया तो उन्होंने ही फैसला किया कि इनफ इज़ इनफ, और KP वाला में तो उनका सफाया कर दिया उन्होंने. पूरा वज़ीरिस्तान पे भी कब्ज़ा हो गया, शवाल पे भी अब कोई ख़बर नहीं आ रही. इसका मतलब है द मैटर इज़ क्लोज्ड इन फ्रंट फाटा एरिया. अब रह गया ये पंजाब का जो इलाके हैं. सबको पता है कि बड़े बड़े दहशतगर्द वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती रही है. रेंजर ने वो एक्शन लेना चाहा, उसको रोक दिया गया और अब ये हो गया है. अब नाउ द पंजाब गवर्नमेंट शुड कीप शट कम्प्लीटली एंड आर्मी एंड रेंजर शुड टेक एक्शन एंड क्लियर ऑफ दिस रिमेनिंग किलर्स. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. आइए एक लाइव कॉल से. हेलो, अस्सलाम. ये मैं पूछना था, पाकजन पावर और ये लालपीर पावर, ये शेयर कैसे हैं देने चाहिए? देखिए, दोनों जो हैं ये पावर प्लांट्स हैं और इनकी जो अर्निंग होती है एक तरह से फिक्स्ड होती है. इनकी 15-20 साल की गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किस रेट पे गवर्नमेंट उसे बिजली ख़रीदेगी. ये दोनों ही जो है वो नए प्लांट्स हैं. लालपीर पुराना था लेकिन उसको फिर से रिवाइज़ किया गया नई तरीके से. तो ये दोनों ने जो डील की है नेपरा से बहुत अच्छी की है. अच्छे रेट्स पे इनसे ख़रीदा जा रहा है और इनके जो इनपुट कॉस्ट है, मेन फर्नेस ऑयल वगैरह, वो भी फिक्स रेट पे मिलता है. तो आम तौर से पूरी दुनिया में देखा गया कि इस तरह की पावर कंपनीज़, प्रोवाइडेड उनको पेमेंट मिलती रहे, खाली डील करने से तो नहीं होता. गवर्नमेंट पेपर पे डील तो कर लेती है लेकिन बिजली ख़रीद भी लेती है, लेकिन बिजली की पेमेंट नहीं करती, जिसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं. तो अगर वो पेमेंट मिलती रहे तो आम तौर से इस तरह की जितनी कंपनीज़ हैं, इंक्लूडिंग एंग्रो का जो पावर प्लांट था, सैफ था, इस सब की कीमत तकरीबन 30 रुपये होनी चाहिए. और ये जो इनको किचन शेयर कहा जाता है, जैसे कैपको हपको है, वो रेगुलर बेसिस पे आपको एक रिटर्न देते रहते हैं, एक बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं. हपको मिसाल के तौर पे आजकल 10 रुपये पर शेयर दे रहा है, तो उसका शेयर अगर 10 रुपये का है आप लोग को लेना चाहिए, 100 रुपये का लेना चाहिए क्योंकि अच्छा रिटर्न है. कैपको 8 रुपये दे रहा है, फिक्स है ये. इसी तरह ये इनका भी है. तो ये पावर कंपनीज़ में आप लेके छोड़ें और इनको अपने किचन चलाने का ज़रिया बनाएं. इसकी जो डिविडेंड इनकम है अपनी वाइफ के नाम पे कर दें, लेट हर रन द किचन एंड यू रिमेन ओनर ऑफ द शेयर. और इसके शेयर की वैल्यू ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगी, इसलिए कि ये जो भी कमा रहा है बांट रहा है, रोक नहीं रहा. रोकने से शेयर की वैल्यू बढ़ती है, बांटने से शेयर की वैल्यू एक रहती है. तो आपके पोर्टफोलियो में आपके पास ऐसे भी शेयर होने चाहिए जो कमाई उसको रोकते हैं, इससे उनकी वैल्यू बढ़ती है, इससे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है. और आपके पास ऐसे भी शेयर होने चाहिए जिनकी वैल्यू नहीं बढ़ती लेकिन वो आपको रेगुलर पैसे देते रहते हैं. 100 अगर सोर्सेज आपके बन जाएं ये 10-10 रुपये वाले, तो वो एक सब्सटैंशियल अमाउंट बन जाता है और बड़ा सेफ़ आपके रिटायरमेंट प्लान बना लेता है. तो इसके तरफ आप वर्क करें.
आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं ख्वाजा शाहिद बोल रहा हूँ। खालिद साहब वेलकम टू द शो। जनाब कल का दिन तो आज का भी दिन बहुत अफसोस का है। मीडिया का कह रही है 60-70 आदमी मर गए, मोर देन 150 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए कल। अच्छा, दूसरी एक बात बता रहा हूँ आपको जनाब, आपने ये सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप इस वक्त। आपने कहा है कि ये बहुत से शेयर जो होते हैं डिविडेंड जो देते हैं वो बढ़ते नहीं हैं। जनाब यार डिविडेंड बढ़ाता था, हर साल डिविडेंड देता था, वो बढ़ता भी था। रिफाइंड वेज भी था, हर साल डिविडेंड भी देता था, 200 रुपए का था, आज वो 13,000 रुपए का हो गया। ये आपकी सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आपको टोटल प्रॉफिट का पता है लीवर ब्रदर्स का? मुझे प्रॉफिट किसी का नहीं पता। मैं तो नहीं पता तो क्यों बोल रहे हैं? चुप रहिए। पता नहीं है आप बोल रहे हैं। लीवर ब्रदर अगर 100 कमाता है उसमें से 10 देता है तो 90 रोकता है, तो उसकी वजह से वैल्यू बढ़ती है। ये जो सैफ पावर और ये जो इस तरह की कंपनीज हैं वो 10 कमाती तो 10 बांट देती हैं। हैप्को कैपको पूरा बांट देता है, इसलिए कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा तो उस वक्त जब किसी चीज़ को रोकेगा तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। दादी आज की मार्केट शुरू होते ही बहुत ज़बरदस्त मंदी एज एक्सपेक्टेड 138 माइनस पे गई, उसके बाद से बढ़ी तो एकदम से 103 प्लस पे गई अराउंड 1 o'clock। उसके बाद से जो है नहीं 12 o'clock, उसके बाद से है जो गिरना शुरू हुई थोड़ी तो -2 पे आई और फिर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई इसमें, और उसके बाद जो है -14 पे चली गई 32,862। आई डोंट केयर अबाउट दिस मार्केट टुडे। पूरे हफ्ते की अगर बात की जाए तो आज पिछले हफ्ते मंडे को मार्केट शुरू हुई थी 33,884 के लेवल से 80 के लेवल से, उसके बाद वो गिर के 33,022 पे आई, उसके बाद 32,928 पे आ गई और एक दिन तो गायब था वेडनेसडे को, और थर्सडे को फिर जो गिरी तो 32,801 पे आई, और फिर फ्राइडे को थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई 32,876 को पे क्लोज हुई थी लास्ट वीक, और इस तरह से 203 पॉइंट का लॉस हुआ। जहाँ तक दुनिया भर की मार्केट और ऑयल वाले की पोजीशन है वो ये है कि ऑयल की कीमत जो अभी दिखाई जा रही है यहाँ पे वो है $39.87 यानी 0.07 प्लस 71 प्लस। लेकिन गैस जो कि मैं समझता हूँ इक्वली इम्पॉर्टेंट है और उसको मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, इस पर बात करता हूँ, लोग बड़े नाराज़ भी होते हैं, कुछ लोग बहुत खुश भी होते हैं। उसकी कीमत जनाब घट के हो गई 1.78 और ये इस तरह से 1.38 का लॉस है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के मुताबादिल हैं, इसलिए मैं समझता हूँ इनका रिलेशनशिप बहुत गहरा है। अगर गैस की कीमत इसी तरह गिरती चली गई तो तेल की कीमत ज़्यादा रह नहीं सकती, उसको भी नीचे आना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है ये। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जो मैंने परसों सुबह 6 बजे आर्टिकल लिख के पोस्ट किया इन लिंक्डइन पे, उसमें मैंने 19 पॉइंट्स किए हैं, मैंने 19 डिमांड्स की हैं गवर्नमेंट से। उसमें एक डिमांड ये भी है कि CNG की कीमत 12 रुपये होनी चाहिए, और उसका बेसिस मैंने ये बताया है कि अगर ये 1.78 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1036 से भी कर लें पाकिस्तान रुपीज़ रेट से, तो 200 से कम में 10 लाख क्यूबिक फीट गैस आपको मिलती है। अब वो 10 लाख क्यूबिक फीट गैस इस वक्त कराची में बिक रही है 67.5 पे 1 किलो। 10 पे तो पूरा हॉल भी नहीं भर जाए इतना बड़ा गैस, और 1 किलो का जो कंप्रेस गैस है वो यहाँ बिक रहा है 67.5। मेरा अपना ख्याल है कि उसकी एक्चुअल इकोनॉमिक वैल्यू सिर्फ 12 रुपये है, बाकी सारा कमाई है जितने इनका और तमाम जो इन्वॉल्व है, जो रेट देते हैं फसा करते हैं, जैसे ओगरा है। और दूसरी बात एक और है कि लाहौर में तो 42 से भी कम का हो गया गैस, कराची वालों को क्यों नहीं कम किया गया इसी रेट पे? और 42 कर दे फ़िलहाल, लेकिन अभी 30 रुपये की मज़ीद गुंजाइश उसमें रहती है मेरे हिसाब से। आए जो भी गवर्नमेंट का इदारा है आके मुझसे बहस करे, बताए कि 10 लाख क्यूबिक फीट गैस अगर 200 रुपये का मिलता है तो 1 किलो गैस की कीमत क्या होनी चाहिए आफ्टर कंप्रेसिंग, आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आफ्टर एवरीथिंग एल्स। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, मैं ओगरा वाले को दावत देता हूँ कि आगे मुझसे बहस करें। आइए लाइव कॉल से। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, मुझे FFCL के बारे में पूछना है कि ये कैसा शेयर है, उसको क्या लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं? FFCL फौजी फर्टिलाइज़र अच्छा कॉर्पोरेशन जी। ये देखिए, वैसे तो ये बेहतरीन प्लांट
सोना इसका प्रोडक्ट का नाम है, इसकी एजेंसी लेना बहुत बड़ी बात होती है गांव में। एग्रीकल्चर मुल्क है, वन ऑफ द गुड फर्टिलाइज़र कंपनीज। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज उनको गैस बहुत महंगा दिया जाता है, जैसा कि अभी मैंने CNG के हवाले से आपको बताया, गैस नहायत ही सस्ता हो चुका है दुनिया में, इतना सस्ता तो हवा भी नहीं मिलता मेरे ख्याल में। तो जो हमारे जो कंपटीटर्स हैं, कहीं और अगर CNG ये गैस से ही बनता है, यूरिया कुछ नहीं है, गैस है, 100% गैस है ये, तो कहीं और बनेगा तो वो 12 रुपये के हिसाब से बनेगा। यहाँ हमारे गैस कंपनीज़ को बहुत महंगा गैस दिया जाता है, इसलिए हमारी इस वक्त जो इंडस्ट्री एज ए होल, चारों के चारों प्लांट अनवायबल हो गए। बाहर सस्ता है माल, यहाँ महंगा है। लेकिन आपको एज ए इन्वेस्टर ऑफ FFCL परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन मौजूद है। गवर्नमेंट, अगर मैं चाहूँ भी कि कहीं से मैं सस्ता यूरिया ले आऊँ और अपने किसानों को 800 रुपये बोरी दे दूँ, मैं दे नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई हुई है, 40% ड्यूटी लगाई हुई है। तो अगर 40% ड्यूटी के बाद लाऊंगा तो वो महंगा पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन की वजह से ये चारों फर्टिलाइज़र कंपनीज अपना नॉर्मल काम कर रही हैं, उनके अच्छी खासी प्रॉफिट है, उनको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको रोक के रखें। आइक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नफीसा दादा। नफीसा कैसी हैं जी मैडम? अल्लाह का शुक्र है। वेल डन जावेद साहब, आपने सही उसको जवाब दिया। इनको कुछ पता होता नहीं है, एक स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाला 25 से 30% डिविडेंड उठाता है जी। इतना कारोबार तो ये अपना खोल के भी नहीं कमा सकते। सही बात। ये बोलते हैं वो कंपनी बताओ जो शूट करती हो। मैंने फिर एक दिन वो तुमको भी शूट कर देगी, फिर क्या करोगे? ये सारे जो आइटम हमको क्रीम आइटम बताते हैं, FFG, फौजी, हपको, टेपको, ये बोलते हैं ये तो चूंटी की चाल चलता है, ये नहीं चाहिए हमको। हाँ, शूट चाहिए, और वो शूट हो जाते हैं खुद भी इस चक्कर में। आपने बिल्कुल सही कहा था। जब वो खबर आ रही थी कि इस्लामाबाद से खबर आ रही है कि जी निब ले लो, निब ले लो, आपने कहा था छूना भी नहीं। अब देखिए निब का क्या हुआ। आज एक अच्छी खबर आई है कि समिट बैंक जो है बुर्ज बैंक के तमाम ऑपरेशन को लेने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए उसने जो है स्टेट बैंक को से अप्रोच किया है। समिट बैंक ने अपनी कैपिटल तो बढ़ा लिया है, कारोबार उनका अच्छा नहीं है। अब पता नहीं वो बुर्ज बैंक लेंगे तो उनका कारोबार शायद अच्छा हो जाएगा। बुर्ज बैंक आई थिंक इस्लामिक बैंकिंग करता है, तो अब सबको इस्लामिक बैंकिंग का रास्ता नज़र आ रहा है। और मैं अपने ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग कुछ भी नहीं है, बेकार बात है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है। हाँ, उससे प्रॉफिट ज़रूर बढ़ जाता है, पेपर वर्क बहुत बढ़ जाता है। मेरी बैंकिंग छोड़ने की एक वजह हुई कि जब बैंकिंग हमारे बैंक में इस्लामिक सेक्शन क्रिएट किया गया, क्या तमद्दुन क्या नाम था उसका, और मैं क्योंकि थोड़ा बहुत ऑपरेशन भी देख रहा था, क्रेडिट ऑपरेशन, वहाँ मुझे जो मुश्किलात आई हैं उसकी वजह से जो झूठे पेपर्स ट्रेल बनाए जाते हैं, एक लोन देने के लिए 10-20 झूठ बोली जाती है, 10-20 डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं, जिसको मैंने बहुत ही तकलीफदेह पाया और मैंने बैंकिंग ही छोड़ दी। तो ये बहरहाल ये अच्छी खबर है कि समिट बैंक का भी कोई ना कोई मामला हो रहा है। हम लोग छोड़ मचाते रहे कि खादिम अली शाह वाला हाल ना हो। NIB को अगर मुस्लिम बैंक लेता है बहुत अच्छी बात, लेकिन इसका मतलब नहीं कि NIB के शेयर होल्डर कोई अमीर हो जाएंगे, जैसा नफीसा मैडम ने कहा था। आपको ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि आप ऐसी कहीं से भी पैसा कमा लेंगे। 20-25% जो मिलता है, जैसे नफीसा मैडम ने कहा, मोर देन इनफ। आपको 10 दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप 25% कमा रहे हैं या 20%, 15% भी कमा रहे हैं। दुनिया भर में आजकल 4% कमाना भी जुए शीर लाने के बराबर है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। जी आपसे पूछना, ये ईरान के सदर आए तो ये आप कुछ हमारे लिए बेहतर होगा जी? तो वो उसके बारे में किसी ने फारसी में लिखा, आमद ये आए, वो बैठे और फिर वो चले गए, कोई ख़ास बात नहीं हुई जिसकी हमें बहुत ज़्यादा तवक्को थी। ना बिजली पे कोई ख़ास बात हुई, ना गैस पे। उसकी वजह मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर है, वो ये है कि हम लोग सऊदी अरेबिया की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। हमारे लोग जा रहे हैं वहाँ, एक्सरसाइजेस में हिस्सा ले रहे हैं सऊदी वो तो इसलिए ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे इस वक्त, जब तक हम अपना एक बैलेंस क्रिएट ना करें। तो वो आए, मेरे ख्याल में कुछ इसी किस्म के मैसेजेस देके गए कि प्लीज़ आप दोनों तरफ बैलेंस रखें, एक तरफ ना टिल्ट करें। और हमारी भी रिकमेंडेशन यह है कि ईरान हमारा बिल्कुल टेरिटोरियल, हमारी बॉर्डर वहाँ पे लगता है। जब 65 में जंग हुई थी, हमारे जहाज़ जाके वहाँ पना लिया था उन्होंने, उससे तो आपको बिल्कुल ही बिगाड़ नहीं लेना। सऊदी अरेबिया तो पैसे वैसे का हमारा लेन देन है, ठीक है,
उसके बाद हमें उनसे बिल्कुल एक बराबरी का ताल्लुक़ रखना चाहिए, न इधर न उधर, दोनों बरादर मुल्क हैं, दोनों से बराबर। तो ये दौरा जिसकी हमने इतनी उम्मीद लगाई थी वो नहायत नाकामयाब दौरा लगता है मुझे। आइए क्लिप कॉल से बात करें। तो ईरान का मामला ठंडा पड़ गया। अगर अदरवाइज़ अभी आप देखते कि ये अगर गैस पाइपलाइन बिक जाता और जो 1200 मेगावाट की बिजली की बात चल रही थी अगर वो हो जाता तो बहुत बड़ी रिलीफ आ सकती थी पाकिस्तान में। और लेकिन ये गलत पॉलिसी जो हमारी चल रही इस पर मैं कहता हूँ कि सब जो हमारी टॉप लीडरशिप को इसको गौर करना चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को और नज़र में रखना चाहिए कि आप थोड़े 6 महीने या 4 महीने के फ़ायदे के लिए 100 साल के ताल्लुकात को आप ख़राब ना करें, 100 साल के अपने फ्यूचर को ख़राब ना करें, अपने बैलेंस रखें दोनों पावर में। डोंट शो एनी ओवर सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया और ईरान, बोथ साइड से आप बराबर हैं। साथ साथ दोनों मुल्कों को कहें कि जो हो गया, आइंदा अपना पैसा वैसा भेजो नहीं ये टेररिस्टों को रिकमेंड करने के लिए। दोनों तरफ से अगर पैसा आया और टेररिस्टों को मिला ये तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर हम भी आपसे बदला लेंगे। हमारे साथ हमारा बदला लेना बहुत आसान है। वहाँ जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको हम सपोर्ट कर दें, लिबरल लोगों को सपोर्ट कर दें तो इनकी हुकूमतें उलट जाएंगी। तो हम उनको जवाबी कार्रवाई ये कर सकते हैं, इसलिए उनको गुजारिश करेंगे कि आप प्लीज़ अपना सेक्ट का मज़हब जो है ना बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश ना करें। जिसको जो फॉलो पाकिस्तान में करना करे, कोई किसी को मारे नहीं आपके लोग। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं शकील अहमद बोल रहा हूँ। तारिक साहब क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ सर। सर मैंने ये हाईटेक लुब्रिकेंट के शेयर लिए हैं जिसका मैंने 62.5 में मैंने भरा था बिडिंग में और मैंने IPO में भी भरा था, लेकिन ये रेट नीचे जा रहा है दिन ब दिन। हाँ जी वो रेट हाईटेक लुब्रिकेंट जी हाईटेक जब ये IPO हुआ था तो 90% शेयर इसका 62 पे बिक गया तो वो स्ट्राइक प्राइस बन गया। लोगों ने मुझसे पूछा और साथ साथ ये भी कहा कि हमें महंगा लगता है। मैंने कहा अगर आपको महंगा लगता है तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई नहीं करें। और मेरे जानने वालों ने ज़्यादातर लोगों ने अप्लाई नहीं किया था। मैंने किसी को 62 पे ऐसा फोर्स नहीं किया कि मुझे लग रहा था कि ये भी ज़्यादा है। लेकिन अब जो इस लेवल पे वो आ गया है और आते ही उसने एक डिविडेंड भी दे दिया है 51 वगैरह पे, ये रेट सही है। अभी अगर जो कोई लेता है तो सही है। आपका क्योंकि आपने ज़्यादा पे लिया आपको लॉस हो गया है, लेकिन एक डिविडेंड ने किसी हद तक आपके आंसू पोंछें और आप अब थोड़ा सा इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ये शेयर आपको नुकसान नहीं देगा, ओवरऑल फ़ायदा ही देके जाएगा। थोड़ी सी हाई प्राइस जो है वो आपके अलावा 90% जो और बड़े लोगों ने लिया है वो भी सफ़र कर रहे हैं आपके साथ साथ। जिन लोगों ने नहीं डाला और नीचे उठा लिया वो तो बहुत ही फ़ायदे में रहे। अजी यहाँ पे लोगों छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, मैंने जो आर्टिकल लिखा परसों उसमें मैंने 19 पॉइंट जो लिखे हैं उसमें जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हैं आवाम के लिए। आवाम उस पर सवाल करती है। मुझे गाँव से फ़ोन आना शुरू हुआ है कि आप जो कहते हैं कि 22 रुपये का दूध मिलना चाहिए या 25 का मैक्सिमम, और आप कहते हैं कि आटा 25 का मिलना चाहिए और ये चीनी 40 का मिलना चाहिए, उसका बेसिस क्या है? तो मैं बताता चलूँ कि डेली बेसिस पे मेरे पास ये रिपोर्ट रिसर्च वाले देते हैं। आप भी जाके किसी भी इंटरनेट साइट पे ब्लूमबर्ग है, याहू फाइनेंस है, उस पर जाके पूछें कि कमोडिटी प्राइसेस क्या हैं, तो आपके सामने ये सारी लिस्ट आ जाएगी जिसमें ना सिर्फ तेल और गैस और क्या गोल्ड और सिल्वर क्या आएगा, साथ साथ कॉर्न यानी कि भुट्टा कितने का मिल रहा है वो भी मिल जाएगा आपको। गंदम व्हीट कितने का मिल रहा है मिल जाएगा, बढ़ा है या घटा है मिल जाएगा। राइस रफ़ राइस कितने का मिल रहा है, बासमती का अलग हिसाब किताब है, वो हमारे स्पेशल है। शुगर एक जनरल प्राइस है उसकी, वाइट शुगर ब्राज़ीलियन शुगर की कीमत आती है यहाँ पे, और इसी तरह कॉटन की कीमत आ जाती है, मिल्क की कीमत आ जाती है। तो आप ये देखेंगे कि इनका इंटरनेशनल प्राइस जो है वाकई जो है दूध की कीमत जो है 22 रुपये लीटर है और गंदम जो है 22 रुपये का मिल रहा है, जिसको अगर पीस के बेचा जाए तो बड़ी आसानी से 25 पे बेचा जा सकता है। दूध भी आराम से 25 पे बेचा जा सकता है इंपोर्ट करके, अगर यहाँ वाले अपना दिमाग सही नहीं करें। इसी तरह चीनी 37 का आपको बड़े आसानी से मिल रहा है।
आप मंगाएं, उसको एक्सपोर्ट कर यहाँ पे भेज सकते हैं 40 में। तो ये कोई मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सब्सिडी की बात नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट से कोई मदद चाहिए। सिर्फ जो गवर्नमेंट और ये बिजनेसमैन मिल के जो लूट रहे हैं, उस लूट को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ये सब की कीमतें इसी रेट पे आ सकती हैं। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि कारोबार बंद कर दो या बिज़नेस बंद कर दो या कारोबारी जो है का प्रॉफिट ना ले। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तारिक खान जावेद को कि मैं 22 रुपये में गंदम मंगाऊँ, उसको पीसूँ और 1 रुपया उस पर खर्च हूँ, 23 का पड़ेगा। उसके बाद कराची के लोगों से कहूँ कि आओ पोर्ट के करीब एक जगह खड़ा हो जाता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी थैली लेके आए और मुझसे 25 रुपये का ले लें, तो 2 रुपये का प्रॉफिट मेरे पास फिर भी है। 1 रुपया कॉस्ट निकाल लो, 1 रुपया नेट प्रॉफिट है, एंड दैट इज़ ए रीजनेबल प्रॉफिट जिसको अल्लाह रसूल भी इजाज़त देता है। लेकिन अगर 22 रुपये की चीज़ को मैं 38 रुपये पे या 40 पे या 50 पे बेचता हूँ तो ये नाजायज़ प्रॉफिट है। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये मुमलिकत खुदादाद में ना हम देंगे ना अवाम देगी। ये हुक्मरान और ये जो ताजिर मिल के जो लूट रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं होगी। जल्द से जल्द इसको आप अपने नॉर्मल रेट पे लाएं, नहीं तो लोग उठ के खड़े हो जाएंगे आपके ख़िलाफ़। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मुझे कहा गया कि आप बात ना करें इस पर, मैं तो करता रहूँगा, जो करना है जो कर ले। आइए लाइव से बात करें। अस्सलाम तारिक भाई, शाहिद ज़ैदी बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम शो साहब। आज फिर आपकी तवज्जो उसी तरफ दिलवाऊंगा, गनी गैस के राइट की तरफ, कि इसको फौरी तौर पे हिजाजी साहब जो है सीसीपी चेयरमैन की कमेटी बैठाएं कि किसने उसको 10 रुपए के प्रीमियम के साथ इस शेयर को राइट अलॉटमेंट अलाउ किया है, क्योंकि इसका राइट तो तकरीबन फटने वाला है। 35 रुपए का शेयर 20 रुपए का कर दिया है, 2 रुपए का राइट आज 40 पैसे का कर दिया है। टाइम कम है, फौरी तौर पे एक्शन लेके इसका राइट कैंसिल करे। जिस तरह एमटेक्स का डिविडेंड कैंसिल हुआ था, इसका भी राइट कैंसिल हो सकता है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए कि इसने किस खुशी के अंदर ये 10 रुपए प्रीमियम ले लिया है। तो देने से क्या होता है? अब मार्केट ने तो नहीं दिया ना, मार्केट ने तो उसको 42 पैसे पे कर दिया है। आप ये शाहिद साहब ये बात को समझें कि मैं अगर कहूँ कि मेरी कंपनी की वैल्यू जो है 35 के बजाय 45 है तो थोड़ी हो जाएगी। अब मार्केट तो वैल्यूएशन करती है। ये 35 का शेयर था, इसने राइट दिया, इससे डाइल्यूजन हो गई, इसकी रेट आधी हो गई, 20 की हो गई, और इसको किसी ने एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं है कोई। हाँ 42 पैसा लोग दे रहे हैं, आप या तो उसके ओरिजिनल प्राइस पे ले लें या 42 पैसा ज़्यादा पे ले रहे हैं, तो वो तो रोज़ाना गिर रहा है। तो फट तो गया, आप सही कह रहे हैं, फट गया, यही इसकी सज़ा है। अब मज़ीद क्या सज़ा देना है इसको? नाज़रीन, बात हो रही थी अभी कमोडिटीज़ की। तो जैसे मैंने कहा, गैस नहायत ही सस्ता हो चुका है, ऑयल भी थोड़ा सा 43 वरद पे गया, अब 39.87 का आ गया। गोल्ड जो है 1200 का हो गया, पहले काफ़ी बढ़ा था ये। सिल्वर 15 का मिल रहा है, कॉर्न जो है 3.69 का मिल रहा है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी बहुत सस्ती हो गई हैं, और उसकी जो मैं समझता हूँ वजह यह है कि असल में किसी चीज़ की कीमत नहीं घटी है, सब की कीमतें बिला वजह बढ़ गई थी नोट के ज़ाती से। अब नोट कम हो रहा है तो वो सब की सब नीचे आ रही हैं, लेकिन एक दूसरे से अगर मवाजना करेंगे तो अभी भी वही रेट है जो पहले था। यानी अगर आप एक सर्टेन केजी ऑफ गंदम को कंपेयर करेंगे तेल से, तो कीमत वही आपको नज़र आएगी जो पहले थी। वो सब के सब बैठ रहे हैं, सब के सब उठे थे, सब के सब बैठ रहे हैं। ये मॉनेटरी फेनोमेना है जिसको कहते हैं अफरात ज़र। और ये इंटरनेशनल अफरात ज़र इस वक्त हुआ जब अमेरिका ने बहुत ज़्यादा नोट छापा बिटवीन 2004 एंड 2014। उसके जो नोट की तादाद थी वो 4 ट्रिलियन से बढ़ते बढ़ते 14 ट्रिलियन पे गई, और अमेरिका के GDP के बराबर हो गई। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका बंद हो गया, तमाम ओबामा साहब का चेक जो था वो रिटर्न होना शुरू हो गया, लोगों ने बाउंस कर दिया, क्योंकि एक वहाँ कानून है कि 100% से ज़्यादा GDP की आप बोरोइंग नहीं कर सकते। फिर कुछ डील हुई, 16 पे गया, 18 पे, आज 19 तक पे शायद पहुँच चुका है टोटल रेट इनका। तो अमेरिका ने अब मज़ीद नोट छापना बंद कर दिया है, कॉस्ट कटिंग वहाँ शुरू हो चुकी है टू द टून ऑफ 2 बिलियन पर मंथ। यही वजह है कि वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो गई है, और आप इलेक्शन में अजीब व गरीब डिस्कशन शुरू हैं। पहले आप हमेशा अमेरिका की दौलत की बात सुनते थे, आजकल वहाँ के बेइंतहा गुर्बत की बात सुन रहे हैं। और उसी बेसिस पे बर्नी सैंडर्स, एक सोशलिस्ट आदमी, बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया। अभी जो 3 इलेक्शंस हुए इंक्लूडिंग वाशिंगटन, उसमें उसने ज़बरदस्त लीड ली है, और वो क्लिंटन के बिल्कुल करीब आ गई है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप से उसका टक्कर होता है, सबसे ज़्यादा जीतने के चांसेस बर्नी सैंडर्स को है। वो आया तो न सिर्फ अमेरिका बदलेगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि वो सख्त खिलाफ है किसी किस्म के इंटरनेशनल इंटरवेंशंस की। और वो ऑन रिकॉर्ड है, पिछले 30-35 साल से आप उसकी तकरीर सुन सकते हैं कि जब इन्होंने अर्जेंटीना में इंटरवेंशन किया, वहाँ बहुत हज़ारों लोगों को मारा, वो इसके ख़िलाफ़ था। जब निकारागुआ में गए उसके ख़िलाफ़ था, क्यूबा में गए उसके ख़िलाफ़ था।
वेनेजुएला में इन्होंने इंटरफेरेंस की, उसके ख़िलाफ़ था। जब ये कुवैत में आई फ़ौज अमेरिका की सऊदी अरबिया के साथ लड़ी, उसके ख़िलाफ़ था। इराक़ गए, उसके ख़िलाफ़ था। सीरिया गए, उसके ख़िलाफ़ था। तो वो दुनिया से तमाम मुदाखलत जो है ख़त्म कर देगा। लीबिया से के भी ख़िलाफ़ था। तो बहुत दुनिया को फ़ायदा हो जाएगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक भाई बात कर रहा हूँ। तारिक भाई, ये IGI फाइनेंस सिक्योरिटीज के बारे में पूछना है। ये शेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है IGI में? IGI ये ब्रोकरेज हाउस है, ब्रोकरेज हाउस है, ब्रोकरेज हाउस। IGI ब्रोकरेज आपने लिया हुआ है? IGI फाइनेंस सिक्योरिटीज। अच्छा, सिक्योरिटीज आपने कितने का लिया हुआ है? नहीं, मैं ब्रोकरेज हाउस का पूछ रहा हूँ कि आजकल जो इशू चल रहे हैं इसमें कुछ बिल्कुल ना ले, कोई ब्रोकरेज हाउस का कोई शेयर कभी ना ले, चाहे वो AKD हो चाहे। तारिक भाई मैं पूछ रहा हूँ, इसमें मैं काम करता हूँ IGI में। करते हैं तो करे, काम करें, मगर इसका शेयर कभी ना खरीदें। क्या वैल्यू है किसी भी ब्रोकरेज हाउस की? 400 इस वक्त ब्रोकरेज है। IGI में क्या खास बात है? वहाँ भी मैं वही पैसे दे के खरीद सकता हूँ, इनसे भी खरीद सकता हूँ, वही कमीशन सब जगह है। इनके पास तो कारोबार ही नहीं है, इनको तो सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। जब से लाहौर और इस्लामाबाद के भी वो आ गए ब्रोकर, तो इनका तो हालत ख़राब है। किसी भी ब्रोकरेज हाउस आपके पास मिसालें मौजूद हैं। परवेज़ अहमद सिक्योरिटी की 100 रुपये का शेयर 2 रुपये से भी नीचे का पड़ा हुआ है। एक जावेद उमद बोरा था, वो भी सिक्योरिटी वाला था, उसका शेयर 300 से गिर के इतने पे आ गया। कहते हैं कि IGJS का एक शेयर 1400 का होके 14 रुपये पे आया। आरिफ हबीब का एक शेयर 2200 पे होके आया 22 रुपये पे। AKD की भी बहुत सारे शेयर नीचे आए। ये ब्रोकरेज शेयर लेने की कोई, सिर्फ वो कंपनी ले जो कुछ बना रहा हो, जो उसकी चीज़ नज़र आ रही हो, जिसको आप जाके छू सकते हैं, जिसकी एक बिल्डिंग हो, एक कंपाउंड हो 10 एकड़ की, आप उस 10 एकड़ में कहें कि ये कोना मेरा है, तब तो वो आपके लिए सही है, अदरवाइज़ नहीं है। आम इन्वेस्टर के लिए कहा जा रहा है। बाकी जो स्पेकुलेटर्स हैं, जिनको करोड़ों अरबों की बाप दादा की कमाई है, उड़ा सकते हैं, उड़ाएं, वो उनको उड़ाने दें। आप लोगों को अपनी छोटी छोटी डिंगी बनानी है, छोटी छोटी कश्तियाँ बनानी है, जिस पे जब बुढ़ापा आ जाए और कमाने और हाथ चलाने की ताकत ना रहे, तो उस पर बैठ के आप सुकून ले सकें, अपनी बाकी ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजार सकें। आपको ये सोचना है, सर्वाइवल सोचना है, अय्याशी नहीं सोचनी है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। गुलाम मुर्तजा बोल रहा हूँ। मैंने पूछना था कि ये जो है ना, पहले मुफ्ती एहसान वालों पे केस बना था नेब के हवाले, तो उस पर क्या बना है? और बिल्कुल न्यूट्रल हो जो है ना, ये पूछना था कि कौन सा शेयर ले लें हम, तो उसमें किस में फायदा होगा? FFB पहले ये ऐसे जो है ना कि कौन सा शेयर जो है ना ले लें? जी गुलाम साहब, मैं आपको अपनी लिस्ट से कुछ नाम बताता हूँ। जहाँ तक मुफ्ती का ताल्लुक़ है, उन्होंने, इन लोगों ने मुदारबा के नाम पे आम गरीबों को बहुत लूट लिया, और लूट के जो 2 असल दिमाग थे, वो कोई मुफ्ती नहीं थे, गैर इस्लामी टाइप के लोग थे। वो जाके बैंकॉक में अय्याशी करते रहे, वहाँ से नैब उनको पकड़ के लाई, छोटे लगाए, तो कुछ पैसे रिकवरी हुई है। तो कोई मुदारबा के नाम पे कभी पैसा ना लगाइएगा, मेरा मशवरा है। किसी इन्वेस्टमेंट बैंक पे कभी ना लगाइएगा पैसा। बैंक में भी 10 दफ़ा सोच के लगाइएगा, 4 आदमी से पूछ के लगाना। बैंक का भी कुछ पता नहीं होता। मैंने 3 बैंक बंद होते हुए देखे अपनी ज़िंदगी में। जहाँ तक आपने सवाल किया कि कौन से शेयर्स, माशाल्लाह बहुत शेयर्स हैं, अच्छे अच्छे शेयर्स। आपको सिर्फ 15-20 अच्छे शेयर्स ख़रीदना है, वो छोटी छोटी आपकी कश्तियाँ बनती चली जाएंगी, एक बड़ी सी कश्ती बन जाएगी। जब आपको प्रॉब्लम आए, बुढ़ापा है, आप उसके ऊपर सहारा लेके बैठ सकें। ये 10-10 रुपये एक शेयर जो कमा के देता है, और ऐसे अगर 50 शेयर्स हैं, 50 जगह से 10-10 रुपये एक शेयर पे आए, और आपके पास हर शेयर जो है 20-20 हज़ार हो जाए, तो आप सोचिए कि एक बड़ी अच्छी खासी कश्ती बन गई, उस पर आप आराम से लेट सकते हैं। जो 2-4 नाम ले लेता हूँ जल्दी से, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आज की तारीख में जो कंपनियाँ बहुत जिनका वॉल्यूम रहा है, उस पर आप मेरी तरफ से आप सिंगल ले लें, एक्स राइट 32 का, इस पर 3.4 मिलियन का काम हुआ। फौजी सीमेंट ले लें, एक्स डिविडेंड, इसने डिविडेंड दिया, उसके बावजूद ये 42 का खड़ा है। इसकी कीमत, इस पर 2.9 मिलियन का काम हुआ है। सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, कुछ लोगों ने ख़रीदा, कुछ लोगों ने बेचा ज़रूर। मैपल लीफ सीमेंट ले लें, 93 का है, 2.5 मिलियन का काम हुआ इसमें। इसके बाद आप ले लें सुई नॉर्दर्न ले लें, मेरे तरफ से 1.6 मिलियन का काम हुआ है, 35 का है। हबीब बैंक भी मुझे सस्ता लगता है, एक 1.6 मिलियन का काम हुआ, 176 का है, ले लें। डीजी का खान सीमेंट 170 का है, 1.4 मिलियन का काम हुआ, ले लें। पाक इंटरनेशनल बग टर्मिनल 27 रुपये का है, 1.4 मिलियन का काम हुआ है, ले लें। एंग्रो फूड 151 का है, 1.2 मिलियन का काम हुआ, इसको ले लें।
इंटरनेशनल स्टील 228 का है, 1 मिलियन का काम हुआ, इसको भी ले लें। पाक इलेक्ट्रॉन 61.3 का है, 972,000 शेयर्स का काम हुआ। फौजी फर्टिलाइज़र बिन 50 रुपीज़ का है, 913,000 का काम हुआ, इसको भी ले लें। एंग्रो कॉरपोरेशन 310 का है, 886,000 का काम हुआ है, इसको भी ले लें। ये आज की लिस्ट रही जनाब, इस पर आप गौर कीजिएगा और लगा दें। अल्लाह का गुलाम साहब, अल्लाह मालिक है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।